अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है कि बोहर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की v है और इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है। तो ये एक जैसे ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है और इसको अगर सोलेनॉइड मान सकते हैं, ये आपने मैग्नेटोस्टैटिक में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो m इक्वल टू आई ए फार्मूला होता है, ए क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसकी रेडियस r है इस बोहर ऑर्बिट के लिए, ये क्या है, बोहर ऑर्बिट है, इस बोहर ऑर्बिट के लिए इसकी रेडियस दी गई है, वो रेडियस सपोज दैट r है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस लूप के लिए, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। nth ऑर्बिट के लिए r है, अगर इसकी और भी ऑर्बिट हो सकती हैं एक, तो nth ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या, r1 r2 r3 डॉट डॉट r है, तो nth ऑर्बिट का जो एरिया हो जाएगा पाई आर है। अब अभी तक कैलकुलेशन आपने क्या किया है, बोहर एटॉमिक रेडियस निकाली थी बोहर ऑर्बिट के लिए, Rn इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेडी स्क्वायर, ये पहला कैलकुलेशन हमने सबसे पहले किया था। और अभी आपने इलेक्ट्रिक करंट निकाला है इस ऑर्बिट में, जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मूव करता है किसी ऑर्बिट में या कहीं से मूव करके जा रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, क्योंकि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब उसमें करंट फ्लो करेगा। तो फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज, जो करंट जब फ्लो करता है या फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज जहां फ्लो करेगा उस वहां पे करंट होगा, तो करंट की वैल्यू बोहर एटॉमिक मॉडल से आपने ये कैलकुलेट की है, ये करंट। अब आप क्या करेंगे, यहां पे m इक्वल टू, यहां आपको कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट I n, nth ऑर्बिट के लिए करंट, और an क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया इस लूप के लिए nth ऑर्बिट का एरिया कितना होगा, पाई आर एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहां यूज करेंगे, आर एन आई एन पाई आर एन स्क्वायर, सभी वैल्यू आपके सामने यूज कर सकते हैं। तो m इक्वल टू हो जाएगा, I की वैल्यू है m जेड स्क्वायर ई की पावर 5 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब इंटू पाई रख देंगे, पाई आर एन की वैल्यू क्या है, स्क्वायर करते जाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा क्या, n की पावर 4, कितना हो जाएगा, n की पावर 4 h4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर m स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4, ये टर्म आपके सामने है। आर एन की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करते जाएंगे, स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे हमने यूज की क्योंकि आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब यहां से पाई कैंसिल होने वाले टर्म को कैंसिल कर लेंगे, देखो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। h की पावर 4 से ये h क्यूब चला गया, e की पावर 4 से e की पावर 5 कैंसिल हो गया, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैंसिल, और कोई टर्म यहाँ पे n क्यूब से एक ये n कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या मिलेगी, m से m स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल है, तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी आपको m इक्वल टू जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे हो जाएगा e की पावर 4 से e, एक तो e यहां मिलेगा, ठीक, एक तो e मिल जाएगा, इसके बाद में एक h मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये, अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या टर्म मिलेंगे, यहाँ पे एक n और मिलेगा, n h, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ अपॉन मिलेगा, पाई मिल जाएगा,
m मिलेगा, एक m कैंसिल हुआ, जेड स्क्वायर जेड, और ई की पावर यहाँ पे एक ई मिल गया, ई की पावर 4, ये टोटल कैंसिल हो गए टर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिला एन ई एच अपॉन पाई एम, ये वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैग्नेटिक मोमेंट आर्बिटल नंबर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आर्बिटल नंबर की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पे और भी आर्बिट यहाँ इंक्रीज करेंगे इस तरीके से, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि एन के प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जैसे इस आर्बिट की m1 है, यहाँ m2 है, m3 है, डॉट डॉट आगे तक निकाल सकते हैं। तो 3 ऑर्बिट के लिए अगर आप निकाल सकते हैं तो m3 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज करेंगे वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल नंबर। इससे एक रिलेशन आपके सामने निकल के आ सकता है, m1 अपॉन m2 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन सेकेंड ऑर्बिट, इट इज इक्वल टू द ऑर्बिटल नंबर n1 अपॉन ऑर्बिटल नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्बिट n2। तो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ ये रिलेशन आता है। अभी तक आपने सब रिवर्स में रिलेशन ऑर्बिटल नंबर के साथ देखे, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल नंबर। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लें।